नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, कार्यक्रम के प्रारंभ में हम आपको बताते हैं कि कल 12 फरवरी को पीलीबंगा में राहुल गांधी की जनसभा है और उसके लिए नौर, भादरा, राजगढ़, तारनगर, इन सभी आसपास के कस्बों में कांग्रेस की मीटिंगों का दौर चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है राहुल गांधी की सभा में पहुंचने की कवायद जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में लगी है और ये अपील की जा रही है। इसी के तहत भादरा में भी गिरी फार्म हाउस व संगठन आदि अनेक कांग्रेस नेताओं के यहाँ मीटिंगों का दौर हुआ और अलग अलग सबसे ज़्यादा से ज़्यादा साधन ले जाकर राहुल गांधी की सभा में जो है वो पहुंचने की यहाँ अपील की जा रही है। तो दोस्तों, इसके अलावा कल बुधवार को बरवाना गांव में एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया जिसमें 60 यूनिट रक्तदान ग्रामीणों द्वारा एकत्रित किया गया और जयपुर ब्लड बैंक को वो है जो डोनेट किया गया और जयपुर ब्लड बैंक की ही यहाँ टीम आई हुई थी दोस्तों। तो इसका शुभारंभ जो है सरपंच गिदावरी देवी ने किया था और युवाओं ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लिया। तो इसके अलावा दोस्तों, हम और भादरा क्षेत्र की घटनाओं के बारे में आपको विस्तार से बताते रहेंगे। इससे पहले हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, जो न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम है, ये आज की जो मुख्य चर्चा है उस चर्चा का जो केंद्र है दोस्तों, हम वो रखेंगे भादरा का ऐतिहासिक स्वरूप और भादरा का जो ये राजनीतिक क्षेत्र है दोस्तों, इसके ऊपर हम आपसे चर्चा करेंगे आज और आपको कुछ रोचक जानकारियां भी इसके तहत हम आपको बताएंगे। भादरा कस्बे के अंदर ये जो राजनीतिक का सतर है दोस्तों, क्यों भादरा की राजनीति को राजस्थान में एक अलग किस्म की राजनीति माना जाता है और क्यों यहाँ के नेताओं को जो है वो आक्रामक नेता और प्रखर वक्ता ये चीज़ें क्यों मानी जाती है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके लिए हम आपसे चर्चा करते हुए आपको जानकारी देंगे कि दोस्तों, ये अब अगर राजनीतिक का क्षेत्र हम देखें तो सबसे पहले यहाँ से जो जयपुर यूनिवर्सिटी में जो ज्ञान सिंह चौधरी थे, हमारे पूर्व कृषि राज्य मंत्री राजस्थान सरकार के, वो युवावस्था में दोस्तों यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बने थे जयपुर में और भादरा क्षेत्र का नाम रोशन किया था और वो प्रथम यहाँ हनुमानगढ़ गंगानगर जिला जो था, एक ही जिला था पहले, और इसके प्रथम युवा थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी में जो है प्रेसिडेंट का पद प्राप्त किया था। और दोस्तों, उसी समय अगर उसके बाद का भी चर्चा करें तो ज्ञान सिंह जी राजस्थान की सरकार में कृषि राज्य मंत्री रहे हैं और लालचंद डूडी भी वन एवं पर्यावरण मंत्री जो है वो राजस्थान सरकार में रहे हैं, भैरू सिंह जी शेखावत की सरकार में। और दोस्तों, इसके बाद में भी अगर चर्चा करें तो यहाँ वर्तमान के विधायक को ही ले लीजिए, जो बलवान पूनिया है कामरेड, ये किसान नेता माने जाते हैं दोस्तों राजस्थान के और संभाग के प्रमुख किसान नेता इनको कहा जाता है। और कल जिस प्रकार से इन्होंने विधानसभा में हंगामा किया था, एक तरीके से हल्ला बोल किया था, तीनों जो कृषि कानून बिल है उनको लेने के लिए, तो पूरे राजस्थान में यहाँ समाचार पत्रों में ये सुर्खियाँ बने थे। मेरे कहने का मतलब अशोक सैनी को ले लीजिए दोस्तों। अशोक सैनी 20-25 साल से राजनीति में सक्रिय है और राजनीति के उस शिखर मुकाम तक भी पहुँचे हैं। आज भाजपा संगठन के प्रदेश मंत्री हैं। और यहाँ कैलाश मेघवाल को ले लीजिए दोस्तों, भादरा क्षेत्र के ही है, अजीतपुरा गांव के, और पीलीबंगा से वर्तमान में राजनीति का जो है वो कार्य क्षेत्र अपना बनाए हुए हैं और वो भी भाजपा के प्रदेश संगठन में बहुत बड़े पद पर जिम्मेवारी लिए हुए हैं दोस्तों। अगर जिक्र करें यहाँ की राजनीति का तो दोस्तों, सुखदेव सिंह शेखावत का नाम भी हम भूल नहीं सकते। उनका भी राजनीति में योगदान है, वो बहुत अव्वल है दोस्तों। यहाँ से राजनीति का अपना कार्य क्षेत्र प्रारंभ करने के बाद में जिस तरह से उन्होंने मात्र चंद वर्षों में ही और ज़बरदस्त सफलता का मुकाम हासिल किया है और जिस प्रकार से राजपूत करणी सेना का एक संगठन पूरे भारतवर्ष में और इतने विशाल स्तर पर खड़ा किया है सुखदेव सिंह शेखावत ने, जो श्री राजपूत राष्ट्रीय करणी सेना के रूप में, वो एक अनुकरणीय उदाहरण है दोस्तों यहाँ की राजनीति का और यहाँ के नेताओं के जज्बे का। तो दोस्तों, इस प्रकार का जज्बा यहाँ के नेताओं में अक्सर देखा जाता है और सुखदेव सिंह शेखावत आज पूरे भारत के राजपूतों के शीर्ष लीडरों में माने जाते हैं।
तो दोस्तों इसके अलावा भी हम अगर चर्चा करें तो ऐसे दर्जनों युवा इस कतार में तैयार खड़े हैं दोस्तों, भादरा की तरफ से पूरे राजस्थान में छाने के लिए। और मैं विशेष रूप से अगर कुछ युवाओं का जिक्र करना चाहूँ तो दोस्तों एक नाम मैं ज़रूर लूँगा, रविंद्र मोटसराय, एडवोकेट रविंद्र मोटसराय दोस्तों। प्रतिभाओं से भरपूर और वक्ता शैली इनकी इतनी प्रखर है कि दोस्तों मैं सदैव उनको कहता आया हूँ कि आप तो कांग्रेस के प्रदेश स्तर के बड़े प्रवक्ता के पद पर आपको होना चाहिए था। आप जिस प्रकार की राजनीतिक समझ और अपनी पार्टी की जिस प्रकार से रीति नीति को आप जानते हुए उनका पक्ष रखते हो, आपको तो एक बड़े पद के ऊपर होना चाहिए था, प्रवक्ता के। तो दोस्तों ऐसे युवा नेताओं की यहाँ भादरा में कमी नहीं है और आने वाले भविष्य के ये नेता भादरा से होने जा रहे हैं। तो ये दोस्तों क्या राजनीति का ये क्षेत्र है जो आज़ादी के बाद से ही भादरा कस्बे में की राजनीति बनी है? नहीं दोस्तों, इससे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। और आपको आप बुज़ुर्ग हैं उनको पता भी होगा, उन्होंने इतिहास की किताबें भी पढ़ी होगी। भादरा का जो इतिहास है, साहित्यकारों ने दोस्तों भादरा को जो है एक मतलब विद्रोह की भूमि माना है दोस्तों। शास्त्र जो यह साहित्यकार थे भादरा के पूर्व, उन्होंने किताबें भी लिखी थी। 1986 में अनिल जी मास्टर जी है, उनकी किताब आई थी दोस्तों भादरा इतिहास के रूप में। और एक 1988 में बलजी पत्रकार जो है, बलराम पत्रकार, उनकी भी एक किताब आई थी दोस्तों। तो मेरी भी एक किताब आ रही है दोस्तों, क्षेत्र दर्पण के नाम से, जिसमें भादरा का विस्तृत इतिहास है और 250 प्रश्नों की ये किताब है। निकट भविष्य में हम इसका प्रसारण भी करेंगे, इसको प्रकाशित करेंगे दोस्तों। इसमें भादरा इतिहास के बारे में मैंने विस्तार से जो कुछ पहले की किताबों में छूटा हुआ कोई अंश था दोस्तों, वो भी लिया है। और कुछ अपने हल्के प्रयास से ही सही, कम प्रयास से ही सही, कुछ अपने शोध के अंश भी उस किताब में मैंने दिए हैं दोस्तों। तो उसी के अंदर मैं जाना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा ये भादरा की राजनीति के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, इसको विद्रोह की धरती यहाँ के क्यों नेता जो है वो इतने आक्रामक और इतने मतलब तेज़ी के साथ बढ़ने वाले और बेबाक वक्ता होते हैं दोस्तों। क्यों नहीं किसी से दबते ये, और क्यों किसी प्रकार से ये जो है विपदाओं को चीरते हुए जो है नेतृत्व करने की क्षमताओं को प्राप्त करते हैं। मैं इसी पर जाते हुए एक प्रसंग दोस्तों यहाँ महाभारत कालीन का है, मेरे किताब में भी है, या क्षेत्र दर्पण जो आने वाली है तो उसके अंदर भी मैंने दिया हुआ है दोस्तों। तो महाभारत कालीन का ये प्रसंग है दोस्तों, श्रवण कुमार, जिसके बारे में आप सबने सुना भी होगा। महाभारत कालीन जो दशरथ, महाराजा दशरथ थे, रामचंद्र जी के पिताजी, उनके तीर से जो उनकी जो मृत्यु हुई थी और उनके अंधे माता पिता जो थे, उनके बारे में एक प्रसंग आता है यहाँ, जो यहाँ के साहित्यकारों ने संभवतया उन किताबों में जो है शायद छोड़ा हुआ है। मैं वो क्षेत्र दर्पण किताब में उस प्रसंग को विस्तार के साथ लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। तो एक ऐसा प्रसंग है भादरा की धरती से जुड़ा हुआ कि इसको विद्रोह की धरती आखिर क्यों कहते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है और ये कब से चला आ रहा है दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस समय जब श्रवण कुमार को ऋषि मुनियों द्वारा ये बताया गया कि आप अपने माता पिता को जो तीर्थों की सैर कराएं तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। तो उसके पश्चात जो श्रवण कुमार है, जो एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में भारत के इतिहास में मिसाल है दोस्तों, तो वो अपने माता पिता को जो है तराजू जो पुराने समय का होता था, यहाँ जो लाठी में बंधा हुआ 2 पल्लों के अंदर अपने माता पिता को बिठाकर जो है अपने कंधों के ऊपर उठाकर उस तराजू को जो है और पैदल ही तीर्थ यात्रा के ऊपर श्रवण कुमार है अपने माता पिता को तीर्थ स्थलों की सैर कराने के लिए निकल पड़े थे दोस्तों। तो उसका जो प्रसंग है वो उसका जो मार्ग था दोस्तों उस प्रसंग में, तो वो मार्ग भादरा होकर जो तीर्थ स्थलों की सैर के लिए जाता था दोस्तों। तो श्रवण कुमार जो है अपने माता पिता को लेकर जब भादरा की इस भूमि के ऊपर से गुजर रहे थे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्राचीन काल में भादरा का जो मार्ग है वो सरस्वती नदी का भी एक मार्ग था दोस्तों। सरस्वती नदी यहाँ से प्राचीन काल में बहती थी और जब श्रवण कुमार के माता पिता को लेकर श्रवण कुमार जब यहाँ इस धरती के ऊपर से निकल रहे थे, तो श्रवण कुमार के माता पिता को जो है प्यास लगी थी और उन्होंने अपने पुत्र से और
प्यास बुझाने के लिए, पानी पीने के लिए आग्रह किया था। तो श्रवण कुमार ने एक वृक्ष को देखकर छांव के अंदर जो है वो तराजू को रखने के लिए जिस प्रकार से रखा दोस्तों, तराजू को एक आक्रामक अंदाज में, एक गुस्से के स्वभाव में, बोलते हैं ना, छिटकते हुए ज़मीन के ऊपर रखा था। उसके माँ बाप को एहसास हो गया था कि ये कैसे हो सकता है, ये क्या हुआ, श्रवण कुमार हमें इस तरह से कैसे उतार सकता है, कैसे रोक सकता है। तो जैसे ही तराजू को, दोनों पल्लों को जो है ज़मीन पर वृक्ष के नीचे श्रवण कुमार ने रखा, और श्रवण कुमार ने एक तरह से भगवान के साथ संवाद करते हुए जो है भगवान को कहने लगा कि मैं कब तक, भगवान है ईश्वर, मैं कब तक अपने माँ बाप को इन कंधों के ऊपर ढोता रहूँगा। क्या मेरा निजी कोई, मेरा अपना कोई जीवन नहीं है? मैं क्या करूँगा, और मेरा जीवन जो है क्या इसी प्रकार व्यर्थ होकर नष्ट हो जाएगा? इस प्रकार के जो संवाद है वो भगवान से श्रवण कुमार कर रहे थे, और उनके माता पिता जो है दोस्तों सुन रहे थे। तो उनके माता पिता को जो बहुत आघात लगा था, उनको बहुत ही दुख हुआ, और उन्होंने उस दुख भरे शब्दों को व्यक्त करते हुए अपने पुत्र को बीच में, उस संवाद के बीच में रोकते हुए कहा कि पुत्र, हमें प्यास नहीं लगी है, पुत्र हमें जो है वो आगे ले चलो, हमें आगे चलना है, पुत्र हमें जल्दी से आगे ले चलो। तो श्रवण कुमार ने जैसे ही अपने माँ बाप की पुकार सुनी तो दोबारा से वो पल्लों को अपने कंधों पर उठाया और फिर यहाँ भूमि से आगे निकल गए। और दोस्तों बहुत दूर आगे जाकर श्रवण कुमार ने अचानक जो है एक वृक्ष को देखकर उस वृक्ष की छांव के नीचे दोनों अपने माँ बाप को प्यार से जब पल्लों को रखा और काफ़ी देर तक चुप हो गए, और उनके माँ बाप के कानों में जब श्रवण कुमार की सिसकियाँ सुनाई दी तो उनको आभास हुआ कि हम जो है उस धरती के छोर को जो है पार कर चुके हैं, जो धरती एक अलग प्रकार की धरती थी। तो उसके बाद में श्रवण कुमार के पिता जो है वो श्रवण कुमार से बोलते हैं, पुत्र विलाप मत करो, ये तुम्हारा, इसमें कोई दोष नहीं है। फिर श्रवण कुमार रोते हुए बोले, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ मेरे माता पिता के लिए जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, और मेरा ये जीवन है जो उनके लिए है, उनके लिए मैं इस ऐसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ? हे विधाता, मुझे क्या हो गया था? इस प्रकार का विलाप करते जा रहा था। लेकिन श्रवण कुमार के पिता ने जो है श्रवण कुमार को रोका कि नहीं पुत्र, तुम ये जो कर रहे थे वो तुम्हारे अधीन नहीं था, तुम्हारे बस में नहीं था। वो सारा का सारा कसूर उस भूमि को था पुत्र। और वो भूमि कौन सी थी पुत्र? वो जिस भूमि से हम अब चल के आए हैं वो नगर कौन सा था? तो श्रवण कुमार ने बताया कि पिताजी वो बद्रा नामक नगर था। तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जो है पिता ने अपने पुत्र को बताया कि पुत्र, ये जो धरती थी बद्रा नामक नगर की धरती, ये विद्रोह की धरती है पुत्र, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और इस धरती से जो भी गुजरेगा, यहाँ पर जो भी पैदा होगा, पनपेगा यहाँ, उसके अंदर विद्रोह की आग होगी, और इसमें तुम्हारी कतई गलती नहीं है। जिस प्रकार से तूने इस धरती को जो है क्रॉस कर कर आगे आकर इस धरती की जो अंतिम सीमा है उसको लांघ कर जब हमें यहाँ तूने अपने आप नीचे रखा है, एक पेड़ के नीचे, एक वृक्ष के नीचे, तो इससे तुम समय भी अंदाज़ा लगा लो पुत्र कि ये जो धरती थी किस प्रकार से विद्रोह की धरती थी, और इसने तुम्हें कैसे विचलित कर दिया था और अपने पथ से भ्रष्ट कर दिया था। और एक ऐसा पुत्र, दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस प्रसंग से कि एक ऐसा पुत्र जो भारत के अंदर, भारत के इतिहास में और धार्मिकता के जगत में और एक अनुकरणीय उदाहरण हो निर्मल वाणी का, और उस पुत्र श्रवण कुमार ने जो इस भूमि के ऊपर आकर जिस प्रकार का आचरण किया और जिस प्रकार क्रोध से भर गए थे और विधाता से संवाद करने चले थे अपने माता पिता के बारे में, तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हम उसी भूमि की चर्चा कर रहे हैं। ये प्रसंग आप ज़रूर हमारी क्षेत्र दर्पण किताब में आगे पढ़ेंगे, विस्तार के साथ हमने इसमें दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं कहना चाह रहा था कि ये धरती जो है बादरा की धरती, ये नेताओं की धरती क्यों कही जाती है, और इसके पीछे का लॉजिक क्या है दोस्तों। मैं एक इतिहास में ही अगर जाऊं तो इतिहास का कुछ और आपको पल बताऊंगा मैं इतिहास के, जो यहाँ पर शासक रहे हैं दोस्तों 300 से 350 वर्षों तक लगभग यहाँ आर्यों ने राज किया था। बादरा की जो धरती है, और जब राजाओं के राज होते थे उस समय की बात है, ये जो आज़ादी के पहले का समय है,
300 वर्षों तक लगभग यहाँ आर्यों ने राज किया। उसके बाद में 300 वर्षों तक दोस्तों पूनिया ने राज किया था। पूनिया जाटों ने यहाँ बादरा की धरती पर राज किया था। और यहाँ पूनियों का जो यहाँ बादरा में केंद्र था दोस्तों, जानसल गांव था, जो बादरा कस्बे का ऐतिहासिक गांव है। और बादरा कस्बे के जो ऐतिहासिक गांव है 20-22 दोस्तों, हमने क्षेत्र दर्पण के अंदर उनके बारे में विस्तार से जानकारियाँ दी है। उन गाँवों में किस प्रकार का जीवन था, किस प्रकार से उन गाँवों का बादरा के तहसील के क्षेत्र के इतिहास में क्या महत्व है, ये विस्तार से हमने दिया हुआ है, वो भी आप पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं कहना चाह रहा था, पूनिया के बाद में जिस प्रकार जिनका शासन हुआ बादरा में, वो थे अंतिम शासन काल के रूप में। राजाओं का जो अंतिम शासन काल था बादरा क्षेत्र में, वो था कांदल राजपूतों का राज दोस्तों। और वो भी लगभग 312 साल से ज़्यादा का शासन कांदल राजपूतों का यहाँ बादरा में रहा है। और मैं एक प्रसंग आपको फिर बताऊंगा, उस प्रसंग में भी, उस इतिहास में भी बादरा के आक्रामक भूमि होने के जो सबूत है वो मिलते हैं आपको। उसमें जो मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ कि जब ये जो बीकानेर रियासत के अधीन ये बादरा क्षेत्र था दोस्तों उस समय, और बीकानेर के जो राजा था गंगा सिंह जी जो थे, उनका जो राजवंश था बीकानेर में, उनसे कहीं एक पद एक पीढ़ी बड़ा यहाँ का ठाकुरों का जो है भूपद था दोस्तों। बादरा में जो ठाकुर निवास करते थे, कांदल ठाकुर, जिन्होंने 300 से अधिक वर्षों तक राज किया था, वो बीकानेर के जो राजा थे दोस्तों, गंगा सिंह महाराज का जो राजवंश है, उनसे एक पीढ़ी बड़ा था। तो इस लिहाज से वो यहाँ काका ताऊ चाचा वगैरह यहाँ निवास करते थे बीकानेर। और यही कारण था कि दोस्तों बीकानेर रियासत की तरफ से कर्मचारी जब विभिन्न इलाकों में जब अपना कर और वो जो टैक्स है वो वसूलने जाते थे, तो बादरा से कभी वो टैक्स कर जो है वसूल नहीं पाए। और यहाँ के राजाओं ने, यहाँ के शासकों ने कभी भी बीकानेर रियासत को टैक्स नहीं दिया दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है। और इसके अंदर भी आप अंदाज़ा लगाएंगे कि किस प्रकार की यहाँ उस समय भी शासन प्रणाली थी और शासक जो थे। तो एक उदाहरण और भी है उस समय का ही दोस्तों, जिस प्रकार जो अन्य जो क्षेत्रों के जो राजा थे बीकानेर रियासत के ऊपर जो आक्रमण कर कर और आपस में जो लड़ाइयाँ होती थी दोस्तों, तो बादरा के राजा जो कांदल राजा थे वो सदैव उस लड़ाई में बीकानेर रियासत के खिलाफ होते थे दोस्तों। और खिलाफ लड़कर सेना भेजकर जो है वो बीकानेर रियासत के ऊपर आक्रमण करने का काम सदैव बादरा के राजाओं ने किया था। तो इस प्रकार का बादरा का इतिहास रहा है दोस्तों। और एक बार बीकानेर रियासत के राजाओं ने यहाँ बादरा के ऊपर अटैक भी किया था दोस्तों, आक्रमण किया था। और उस समय जो बादरा एक किले नुमा आकार में बसा हुआ एक था दोस्तों। यहाँ पर जो है वो 56 बुर्जें थी, जहाँ से निगरानी रखी जाती थी कि बादरा की तरफ से कौन आ रहा है बाहर की तरफ से आक्रमण करने के लिए या किस प्रकार से। और 4 जो है किले यहाँ इनके दरवाजे होते थे दोस्तों। तो इन दरवाज़ों को शाम के समय बंद कर दिया जाता था। और बादरा की व्यवस्था है वो बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था थी दोस्तों। किसी प्रकार का आक्रमण जो है बादरा के ऊपर आसानी के साथ नहीं किया जा सकता था। और यही कारण है कि बादरा के ऊपर कभी किसी राजा ने आक्रमण करके अधीन नहीं किया था। तो ये एक आक्रामकता का बादरा का सदैव इतिहास रहा है। और जब राजा ने, बीकानेर रियासत के राजा ने आक्रमण किया था, तो डुंगराना के करीब, यहाँ डुंगराना में भी एक गढ़ था दोस्तों, वो उन्होंने क्या है आक्रमण करके जीत लिया था। और किले को जो है उनको तोड़ दिया था बीकानेर के राजाओं ने, सैनिकों ने। लेकिन बादरा पर हमला करने की उनकी हिम्मत नहीं हुई दोस्तों। काफ़ी दिनों तक वो यहाँ डटे रहे बादरा की सीमा पर और चौकसी करते रहे, देखते रहे और रेकिंग करते रहे किस प्रकार से बादरा पर आक्रमण करना है। लेकिन अंत में वो वापस सेना लेकर चले गए थे दोस्तों। और आक्रमण करने का बादरा के ऊपर अपना जो विचार था वो उन्होंने स्थगित कर दिया था। तो कहने का मतलब जो है, आज हमने आपको प्राचीन बादरा के बारे में बताया, वो इसलिए बताना पड़ा दोस्तों क्योंकि यहाँ की जो राजनीति है दोस्तों, और कस्बे में आज भी ये राजनीति आप बलवान पूनिया के रूप में देख लीजिए दोस्तों। जिस प्रकार से 300 से ज़्यादा वर्षों तक पूनिया जाटों ने यहाँ राज किया था और उनके जो शासक थे
आक्रामक शासक थे। और उसी प्रकार से बलवान पूनिया ने कल जो है विधानसभा में किस प्रकार का हल्ला किया था दोस्तों। और जो है बीकानेर संभाग के ये प्रमुख लीडर माने जाते हैं दोस्तों। और इनकी वक्ता शैली जो है वो वाकई ही, वैसे तो कामरेडों की वक्ता शैली इसी प्रकार की होती है दोस्तों, उनमें कुछ आक्रामकता होती है कामरेडों की वक्ता शैली में, और बलवान पूनिया की वक्ता शैली में भी वही आक्रामकता है। और यहाँ जो यहाँ विधायक थे दोस्तों संजीव बेनीवाल, उनको अगर हम लेंगे तो संजीव बेनीवाल दोस्तों एक अलग तरह के नेता है और बहुत ही शांति प्रिय और गहराई वाले नेता माने जाते हैं संजीव बेनीवाल। और उनकी राजनीति भी बहुत धुरंधर राजनीति है दोस्तों, उनकी राजनीति को गहराई लिए हुए राजनीति माना जाता है। आज भी उनका जनाधार जो है दोस्तों बड़े पैमाने के ऊपर फैला हुआ है। और कहीं ना कहीं बलवान पूनिया को जो डर है दोस्तों वो संजीव बेनीवाल से ही है। और संजीव बेनीवाल ही तेजी के साथ बलवान पूनिया का मुकाबला करने के लिए और उनको परास्त करने के लिए कहीं कहीं रणनीति में, व्यूह रचना में लगे हुए हैं। और देखते हैं आगे चुनाव में क्या होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज आपको बताया भादरा की राजनीति के बारे में, और किस प्रकार से भादरा की जो गली गली, गांव गांव, यहाँ कोने कोने में नेताओं का जो जन्म होता है। और युवावस्था में ही दोस्तों ये जो 15-20 वर्ष की आयु तक यहाँ के युवा जो है पहुँचते हैं, तो किस प्रकार से उनमें नेतृत्व क्षमता का जो है वो उत्पन्न होती है, नेतृत्व क्षमता। और किस प्रकार से वो अपने घर से लेकर गली और वार्ड से होते हुए शहर या अपने गांव ढाणी का वो नेतृत्व करते हैं। और धीरे धीरे वो भादरा की राजनीति में अपना एक मुकाम स्थापित करते हैं। और उन्हीं दर्जनों और सैकड़ों युवाओं में से कुछ युवा जो है भादरा की सीमाओं को लांघकर भी राजस्थान और देश की यहाँ राजनीति में मशगूल होते हैं। और यही भादरा की खासियत है दोस्तों। हमने आपको आज भादरा की ये जो राजनीतिक प्रक्रिया है, राजनीतिक धरती है, किस प्रकार से भादरा की राजनीति जो है राजस्थान में अलग किस्म की मानी जाती है, उसके बारे में बताएं। और आपको कैसा लगा हमें आप कमेंट में लिखकर भी बता सकते हैं दोस्तों। और हमें आप जब कमेंट में लिखकर सुझाव देंगे, बताएंगे, तो दोस्तों उससे हमें अंदाज़ा लगेगा, उससे हम अपनी गलतियों में भी सुधार करेंगे और आगे भी आपको कुछ नयापन इसमें देंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज का जो न्यूज़ अपडेट का कार्यक्रम है 7 बजे का, मैं यहाँ विराम देना चाहूँगा। और दोस्तों इसी के साथ कल नए सब्जेक्ट के ऊपर, नए विषय के ऊपर और नए समाचारों के साथ आपके सामने पेश होंगे साफ संदेश के माध्यम से। तो तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।